So good morning students. Today we are starting chapter number 2 financial statement analysis. लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेट एंड रिजल्ट्स है जो हम पूरी फाइनेंशियल प्रोसेस करते हैं पूरा ईयर, उसका एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. इसमें बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है. अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उसका एनालिसिस का चैप्टर है. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है और उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को समझना पड़ता है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो जो सारा डाटा होता है बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उस डाटा को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद किसी एक कॉमन एलिमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. ये सारी प्रोसेस कहलाती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वी कैन कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस as disclosed by the single set of statement and a study of trends of these factors as shown a series of statement. Financial statement analysis क्यों किया जाता है? So financial statement analysis is undertaken by creditors, investors and other users of financial statement to assess credit worthiness, financial soundness and earning potential of the business. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टूल्स फॉर और टेक्निक फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. यहाँ पे 4 टूल्स या टेक्निक्स दी हुई हैं. फर्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड इज़ रेशियो एनालिसिस एंड फोर्थ इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ द इंटरप्राइजेज इटसेल्फ. कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं बैलेंस शीट के डाटा का. अब ये डाटा जो है बैलेंस शीट के डाटा का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा का, ये जो डाटा है ये 2 ईयर्स का होना चाहिए तभी कंपैरिजन हो जाएगा. इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस साइड बाय साइड. पहले आप करेंगे प्रीवियस करेंट ईयर का डाटा पुट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का डाटा पुट करेंगे, तो ऐसे 2 कॉलम्स बन गए. उसके बाद फिर आप चेंज इन एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे या चेंज इन डाटा का कॉलम बनाएंगे. एब्सोल्यूट चेंज उसको नहीं दे सकते हैं. सो आप कंपैरिजन करेंगे करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर का कि क्या जैसे डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं तो ये कम हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं या इंक्रीज़ हो गए हैं. और फिर उसके बाद आप परसेंटेज निकालेंगे, किसी एक कॉमन फैक्टर के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं या आप परसेंटेज अलग अलग डाटा के बेसिस पर भी कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. नेक्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट इन विच द इंडिविजुअल आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड देयर आर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकन अ कॉमन बेस. इसमें भी आपको 2 ईयर्स का डाटा चाहिए. कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी ये सेकंड टूल है. इसमें भी आपको 2 ईयर्स का डाटा चाहिए, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस, आपको 2 ईयर्स का डाटा चाहिए. साइड बाय साइड हम उन कॉलम्स को रखेंगे, फिर एक कॉमन बेस के बेसिस पे हम इनको फाइंड आउट करेंगे, इनका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. मीन्स इनको डाटा को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. Common base taken in total asset or total equity or liabilities in case of common size balance sheet, and when we are taking statement of profit and loss तो common size जो लोगे आप परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, जो कॉमन बेस लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, तो वो आप लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉल्ड एज सेल्स. दिस इज द वर्टिकल एनालिसिस. नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस. रेशियो इज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन of relationship between 2 related or interdependent component of financial statement of accounting year. जो रेशियो एनालिसिस है वो अर्थमेटिकली मैथमेटिकली आपको शो करना है, डाटा को उनकी इंटरडिपेंडेंसी को शो करना है. Analysis is an important tool or technique for analyzing the financial statement, balance sheet and statement of profit and loss. It helps in assessing the profitability, solvency, liquidity and efficiency of an enterprises. Next is cash flow statement. Cash flow statement क्या होता है? It is a statement showing cash and cash equivalents, means flow of cash and cash equivalent during the accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, ये शो करने के लिए बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं या 3 एक्टिविटीज़ होती हैं.
फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो 2 मेथड से बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अभी ये जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज हमने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स करेंगे एंड लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। Next topic is types of financial statement analysis. First is external analysis. External analysis is conducted by those who do not have access to the detailed records of an enterprises and thereafter have to depend on the published accounts. जो कंपनी के अकाउंट्स पब्लिश्ड होते हैं उनके बेसिस पे अगर कुछ एनालिसिस करते हैं उस रिकॉर्ड के बेसिस पे, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज मेड बाय इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च स्कॉलर्स एसेट्रा. मतलब जो बिजनेस के एक्सटर्नल व्यक्ति हैं या एक्सटर्नल पर्सन्स हैं वो इसका एनालिसिस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इज एक्सटर्नल एनालिसिस. नेक्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्ट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसी के लोग अगर एनालिसिस करें तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनालिसिस. It is done to know the financial position and operational efficiency of the organization. The important feature of such analysis is that the management has access to all information of enterprises and thereafter the analysis is more detailed, extensive and accurate. Next is horizontal analysis, or it is called as dynamic analysis. This analysis is made to review and analyze financial statement for number of years. It is a time series analysis. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो कई ईयर्स के बेसिस पे होता है या कई ईयर्स के लिए होता है. इट शोज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट द चूजन बेस ईयर. आप किसी एक बेस ईयर को चूज कर लेंगे और इसके बेसिस पे आप कई सालों के डाटा का कंपैरिजन करेंगे. दैट इज कॉल्ड इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. नेक्स्ट इज वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली. सिर्फ 1 साल का अगर आप करेंगे तो वो कहलाएगा वर्टिकल एनालिसिस. इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं. This analysis of financial statement relating to the particular accounting year, for example, if it is done for only 1 year, such analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same type, of same division, same department in one enterprises for 1 year. Then it is called as vertical analysis. अब यहाँ पे दिया गया है आपको डिफरेंस की टेबल, डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस. तो जो भी हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी आप उसके बेसिस पे डिफरेंस को भी रीड कर सकते हैं. Is interfirm comparison and intrafirm and interfirm comparison. Intrafirm comparison is a comparison of financial variable of an enterprises over a period of time. It is known as intrafirm comparison. This is called as time series or trend analysis. This analysis is the performance of business over number of years and shows trend of the financial factor. एक इंटरप्राइजेस का आप एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का अगर कंपैरिजन करें उसी के डाटा के साथ तो वो इंट्राफॉर्म कंपैरिजन कहलाएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 enterprises, when a comparison is made between 2 or more enterprises, then it is known as interfirm comparison. A comparison of 2 or more enterprises is known as interfirm comparison. It compares financial variable of 2 or more enterprises to determine the competitive positions. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें किस स्टेप्स को फॉलो करना है या क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना है. फर्स्ट इज रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले तो हमें हमारा जो अरेंजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा डाटा का. फॉर एनालिसिस इट इज़ नेसेसरी टू reclassify the complex data contained in the financial statement into purposive class so that the maximum desired information for every data for analysis can be extracted or obtained. हमें अपने हिसाब से जो हम कंपैरिजन करना चाहते हैं या हम जिस पर्पस से एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें उस पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा को रिक्लासीफाई करना पड़ेगा. सेकेंड इज कंपैरिजन. After the classification of data into different categories, it is necessary to obtain comparative data of same category. उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेम कैटेगरी का डाटा है उसको कैटेगराइज करना है. इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ कंपैरेटिव डाटा ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड ऑफ सिमिलर और कंपैरेटिव एंटरप्राइजेस. फॉर दिस कंपैरेटिव स्टडी इज नेसेसरी. नेक्स्ट एनालिसिस. जब ये कंपैरिजन हो जाएगा फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे. कंपैरेटिव फाइनेंशियल डाटा आर देन एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी. इनके बेसिस पे फिर हम अपने डाटा का कंपैरिजन करेंगे. एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, द कंडक्टिंग
important part of the financial statement analysis is interpretation of the financial information generated in the process of financial statement analysis. अब financial statement analysis से हमें जो result मिला है उसको हम interpret करेंगे. So it should be precious directed towards the movement of various financial characteristics. Next topic is purpose और objective of financial statement analysis. क्यों किया जाता है ये? फर्स्ट इज असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. हमें ये पता लगाना है कि हमारे बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या अर्निंग कैपेसिटी है. सो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द enterprises or profitability can be assessed. In addition, earning capacity of the enterprises in coming year it may also can be forecast. इसके थ्रू हम अर्निंग कैपेसिटी अगर हमें पता चल जाएगी अपने इंटरप्राइजेस की तो आगे का हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का. सेकेंड पॉइंट इज असेसिंग द मैनेजरियल इफिशियंसी. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर मैनेजर हैव बीन एफिशिएंट एंड एरियाज वेयर दे आर इनएफिशिएंट. हमें ये भी क्लियर होगा कि मैनेजर किस एरिया में एफिशिएंट है और किस एरिया में इनएफिशिएंट है. तो मैनेजरियल इफिशियंसी का भी पता चलेगा. बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स इट इज पॉसिबल टू एनालाइज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वेयर दीज आर फेवरेबल, वेयर दीज आर अनफेवरेबल, आइदर दे आर द मैनेजर्स आर सफिशिएंट और इनएफिशिएंट. ये भी क्लियर होगा. नेक्स्ट, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म solvency of an enterprises can be assessed on the basis of financial statement analysis. Creditors or suppliers are interested to know the short term or solvency और liquidity of the enterprises. जो creditors और suppliers होते हैं वो short term और long term solvency जानने में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनको aware रहते हैं कि क्या किस फर्म की short term solvency क्या है या ability है कि नहीं short term liability पे करने की. तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है. डिवेंचर होल्डर एंड लेंडर आर इंटरेस्टेड टू नो द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. So and short term solvency and long term solvency of the enterprises can be assessed through the financial analysis. Next is interfirm comparison. Interfirm comparison becomes easy with the help of financial analysis. It helps to enterprises in assessing its own performance as well as of others. हम क्या कर सकते हैं, interfirm comparison भी possible है इस financial statement analysis. हम अपनी firm का दूसरी firm के साथ comparison भी easily कर सकते हैं. Next is forecasting and preparing budget. Past financial statement analysis help in development or in future and especially in the next year. For example, given a certain investment, it may be possible to forecast the next year profit on the basis of earning capacity शोन इन द पास्ट. जो इन्वेस्टमेंट आगे अभी हुआ है बिजनेस में उसके बेसिस पे हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हम अर्निंग कैपेसिटी एनालिसिस के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हम आने वाले साल में या वन अकाउंटिंग पीरियड में हम कितना अर्निंग कर पाएंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो डाटा होता है जनरली वो ग्राफ्स, डायग्राम्स और चार्ट के थ्रू शो किया जाता है. सो इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. इसको कोई भी समझ सकता है ईजिली. तो that is very much a beneficial process for everyone. Next important topic is parties interested in the financial analysis. फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं जो इंटरेस्ट शो करती हैं. फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट तो जानना ही है कि क्या एफिशिएंसी है बिजनेस की, उसी के बेसिस पे वो आगे डिसीजन लेगा. तो इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो मैनेजमेंट करेगा ही. फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट टू एसर्टेन द ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. It helps them in decision making and controlling and self-evaluation. Next, employees and trade unions. Employees are interested in better emoluments, bonus, better working condition and security of their job. So they are interested in knowing the financial analysis क्योंकि employees का जो बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं या जो उनके बोनसेस उनको मिलना है या जो जॉब की सिक्योरिटी है वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बना है या जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है उस कंपनी की जहाँ वो जॉब करते हैं. तो उसके लिए उन्हें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है. एंड ट्रेड यूनियंस ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस बिकॉज द डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प दैम इन नेगोशिएटिंग एंड एंटरिंग इन टू वेज एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट, शेयर होल्डर, ओनर एंड इन्वेस्टर्स. ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज में पैसा लगाया, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट किया है. तो ये तो जानना चाहेंगे कि क्या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है. नेक्स्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टर. दे आर द इंटरेस्टेड टू नो द प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट.
नेक्स्ट इज सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिन्होंने आपको गुड्स सप्लाई किया, जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल क्रेडिट पे सप्लाई किया है। तो सॉल्वेंसी पोजीशन वो जानना जरूर चाहेंगे कि जिस बिजनेस के साथ, जिस कंपनी के साथ, जिस इंटरप्राइजेस के साथ वो डील कर रहे हैं उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, और सॉल्वेंसी पोजीशन पता करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही करेंगे। नेक्स्ट इज बैंकर्स एंड लेंडर्स। बैंकर्स एंड लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन सर्विसिंग ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू देयर एंटरप्राइजेस हु मेक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। बैंकर्स भी हैं या लेंडर्स जो हैं वो उसी एंटरप्राइजेस को पैसा एज अ लोन देना पसंद करेंगे जो प्रॉपर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन की उसको टाइमली रीपे करते हैं। सो दे नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटरप्राइजेस टू whom they are giving loan. Other interested parties like researchers, tax authorities and customer. Now next topic is limitation of financial statement. First is historical analysis. जो financial statement analysis होता है वो historical analysis होता है, मीन्स पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर का प्रेडिक्शन, पर वो हर बार सही तो नहीं हो सकता। पर्सनस लाइक शेयर होल्डर, इन्वेस्टर आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर पोजीशंस और लाइकली पोजीशंस इन फ्यूचर्स। नेक्स्ट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर इन्वर्सली रिलेटेड. A change in the price level makes analysis of financial statement of different accounting years invalid because accounting records ignore change in value of money. इसमें जो वैल्यू मनी, जो परचेसिंग पावर जो होती है ना लोगों की, उसमें जो चेंजेस आता है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको रिकॉर्ड में लिया ही नहीं जाता है. क्वालिटेटिव आस्पेक्ट इग्नोर्ड, क्योंकि जो भी हम डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं वो सब क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कन्फाइंड टू द मॉनेटरी मैटर्स अलोन. द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड while carrying out the analysis of financial statement. Next is suffer from the limitations of financial statement. जो financial statement होता है उसमें भी कुछ limitations होती हैं, उसकी कुछ demerits होते हैं. Analysis of financial statement is based on the information given in the financial statement. This analysis suffer from all such limitation from which financial statements suffer. Therefore, unless the basic data is given in the financial statement is reliable, the conclusion derived on the basis of analysis of data cannot be reliable. जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रिलायबल डाटा शो नहीं करेगा या एक्यूरेट डाटा नहीं देगा तो उसका एनालिसिस कैसे एक्यूरेट डाटा शो कर पाएगा. Not free from bias. In many situations, the accountant has to make a choice of alternatives available, like a choice in the method of inventory valuation, choice in the method of depreciation. अब एनालिसिस के टाइम हमें ध्यान देना है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है तो जो हमारा अकाउंटेंट है उसको कई चीज़ों में मेथड चूज़ करनी पड़ती है. जैसे डेप्रिशिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिशिएशन चार्ज करने की 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन द पर्सनल जजमेंट, तो हर पर्सन अपने हिसाब से अलग अलग मेथड को चूज़ करेगा. तो सब जब अपना पर्सनल जजमेंट सब देंगे तो कुछ ना कुछ बेस तो क्रिएट हो ही जाएंगे. तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है वो फ्री नहीं होता है बेस से. बेस मीन्स मिस्टेक्स को भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएसिंग इन अकाउंटिंग practices. For inter-firm comparison, it is necessary that the accounting process followed by the firm do not vary significantly. जब हम inter-firm comparison करते हैं तो हर फर्म जो होती है वो accounting practices अलग अलग यूज़ करती हैं. तो जब accounting practices अलग अलग हैं तो एक meaningful comparison analysis का possible ही नहीं है. Next, window dressing. Window dressing refers to the presentation of better financial position than what it actually is by manipulating the books of accounts. Books of accounts को manipulate करके better financial पोजीशन दिखाई जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाता है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन तो कुछ और होती है. Identifies symptoms. Financial analysis identifies symptoms of the problem but does not offer its diagnosis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कभी कभी प्रॉब्लम्स तो बता देता है फाइनेंशियल पोजीशंस में या फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स है, पर उनका प्रॉपर डायग्नोसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म नहीं हो पाता है. द मैनेजमेंट हैज़ टू लुक फॉर द रेमेडी टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम.